हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है। पिछले कई लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस खत्म किया, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर डिटरमिनेंट्स। ओके, डिटरमिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, ठीक है गाइस। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, और पूरा डिटेल में डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग, फिर डिटरमिनेंट के कितने ऑर्डर तक आपके सिलेबस में पढ़ना है, 12th बोर्ड में कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है, और IIT तक आप कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन या इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम की स्थिति कैसी होती है, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर डिटरमिनेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, क्लियर है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। आज ओवरऑल डिटरमिनेंट का बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है, क्लियर है गाइस। डिटरमिनेंट जो है एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और नंबर जो है आपका रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या फिर फंक्शंस हो सकता है, ठीक है। और जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो रो और कॉलम के अलोंग होती है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, ठीक है। और जब हम लोग इस अरेंजमेंट को एक सिंबल डेल्टा से डिनोट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब सिंगल डिटरमिनेंट हो तो उसको आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिटरमिनेंट्स लेने हैं या दिया हुआ है, तो वहां आप लोग क्या करेंगे कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे करके, ठीक है ना, मोर देन वन डिटरमिनेंट्स को आप डिनोट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है, along n रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। देखिए, डिटरमिनेंट के अंदर जो रोज और कॉलम्स की संख्या होती है वो इक्वल होती है, ठीक है ना। n रोज और n कॉलम्स के अलोंग रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस ये अरेंज होते हैं अंडर टू वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ। डिटरमिनेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस along n rows and n columns under two vertical lines is called determinant, ठीक है। रियल नंबर्स का या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का या फंक्शंस का n रोज और n कॉलम के along, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के अंदर इन नंबर्स का अरेंजमेंट जो है वो डिटरमिनेंट कहलाता है। ओके गाइस, डिटरमिनेंट को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट इज जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा भी दो प्रकार का होता है, एक तो ये बड़ा वाला डेल्टा है, एक छोटा वाला डेल्टा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट इज जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा और डेल्टा आई। मैंने कहा था, अभी चर्चा किया था कि जब एक से ज्यादा डिटरमिनेंट लिखना हो आपको तो वहां पर आप आई के जगह 1, 2, 3 मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसा लिखकर आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स, देखिए आगे है, द नंबर्स along रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। क्लियर है गाइस। जो रोज और कॉलम्स के along जो नंबर्स हम लोग अरेंज करते हैं डिटरमिनेंट में, उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा 1, और ये है आपका, देखिए दो वर्टिकल लाइंस है, और ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, देख रहे हैं।
यहां पर आप देखिए, ये जो आपके पास दिख रहा है इस तरह से, ये आपके रोज हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग मैट्रिसेज में ऑलरेडी पढ़े हैं। ये सब रोज हैं, ये R1, ये R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ठीक है ना। 4 रोज हैं। इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे जो ये है आपके, ये सब आपके कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका C1, C2, C3, C4, ठीक है। ये 4 रोज और 4 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मान लो एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, और यहां देखिए 1 2 3 A B C P Q R, ये आपका इसमें जो है 3 रोज हैं। देखिए R1, R2, R3, यहां देखिए C1, C2, C3, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 रोज और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है। अब बात आती है कि रो और कॉलम के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, जो रोज और कॉलम्स के अलोंग जो नंबर्स हैं जिनको हमने अरेंज किया है, इनको पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, क्लियर है ना। एक एलिमेंट के बारे में लिख रहा हूं, नहीं तो आप पूरे को एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप जो है, मान लीजिए आपके पास एक दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और ये मान लीजिए आप डेल्टा 3 लिख दिया, और यहां पर A B C D, देखिए ये आपका 2 रो R1 और R2 और 2 कॉलम है C1 और C2, 2 रो और 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो डिटर्मिनेंट होता है वो रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर आपके फंक्शंस, ठीक है ना, इनकी अरेंजमेंट रो और कॉलम के अलोंग होती है। और ये जो नंबर्स होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है रो और कॉलम्स के अलोंग, ये 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में होती है, और इस पूरी अरेंजमेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और उसको डिनोट हम लोग करते हैं डेल्टा से, ठीक है। मैंने कहा कि अगर सिंगल डिटर्मिनेंट को लिखना हो तो आप डेल्टा लिखेंगे, मोर देन 1 डिटर्मिनेंट लिखना हो तो आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो रो और कॉलम के अलोंग नंबर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, क्लियर है। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो गाइज अभी हमने देखा कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें थी, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके कॉलम्स क्या है, उसके रोज क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि अभी हमने देखा, कहा कि ये 4 रो और 4 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, ये आपका 3 रो और 3 कॉलम्स वाला डिटर्मिनेंट है, और ये 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला डिटर्मिनेंट है। ऐसे डिटर्मिनेंट को हम क्या कहेंगे पर्टिकुलरली? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 2 ऑर्डर वाला, 2 रो वाला 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, या ऐसा भी नहीं कहेंगे कि 4 रोज और 4 कॉलम्स वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए होता है, जो अगला टॉपिक है गाइस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, क्लियर है गाइस। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? इफ a determinant has n rows and n columns, then it is said to be nth order determinant, क्लियर। अगर n रोज है
और n कॉलम्स है किसी डिटर्मिनेंट में तो उसको बोलते हैं nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एग्जांपल के लिए समझिए जरा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ लेट कर लेते हैं, और ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, R1 और C1, ठीक है ना। तो एक रो और एक कॉलम है, तो गाइज इसको बोलेंगे therefore delta 1 is called first order determinant, first order determinant। क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार से अगर लेट कर लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2 और इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। देखिए R1 R2, यहाँ C1 C2, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, मान लिया हमने कि एक दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2 जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो गाइज यहाँ पर डेल्टा 2 को हम लोग कहेंगे देयरफॉर डेल्टा 2 इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास तीसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 3 और इसमें एलिमेंट है A B C 1 2 3 X Y Z, तो आप देखेंगे इसमें 3 रोज हैं R1 R2 R3, ठीक है ना। और इधर देखिए C1 3 कॉलम्स है, C2 एंड C3 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो देयरफॉर डेल्टा 3 को हम लोग कहेंगे डेल्टा 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइस, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। ओके गाइस, चलिए अब ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट आपको मालूम चल गया तो आपसे पूछे कि किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, तो देखिए इफ अ डिटर्मिनेंट हैज n rows and n columns, then its total number of elements will be n स्क्वायर। क्लियर है? अगर किसी डिटर्मिनेंट में n रोज है और n कॉलम्स है तो उस डिटर्मिनेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर? चलिए जैसे यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें एलिमेंट है, देखिए जरा 1 2 3 4 A B C D P Q R S और X Y Z W, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर देखिए 4 रोज है R1 R2 R3 और R4, है ना। और इसी प्रकार 4 कॉलम्स है C1 C2 C3 और C4, 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो गाइस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 4, n रोज और n कॉलम्स, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 4 रोज और 4 कॉलम है। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर।
दैट इज 16। क्लियर है गाइज। यहाँ पर एक बात आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि आपके सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में और आईटी तक के सिलेबस में आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से ज्यादा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना है। तो हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे, ठीक है, अप टू थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके गाइस, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइज अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला टॉपिक है अपना डिटर्मिनेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं। तो गाइस डिटर्मिनेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है, पहले लिखेंगे डेल्टा और फिर दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए आई जे। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको लिखना है तो आप लिखेंगे इस तरह से, डेल्टा इज इक्वल टू A11। क्यों 11? क्योंकि इसमें एक रो होता है और एक ही कॉलम होता है, तो ये हो गया A11, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को लिखना है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को लिखना है तो आप लिखेंगे पहले डेल्टा और फिर इसमें चार एलिमेंट्स, मतलब दो रोज और दो कॉलम ए, और ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। देखिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ठीक है। इसमें जो लोकेशन है, किसी भी एलिमेंट का लोकेशन गाइज आप लोगों को ऑलरेडी मैट्रिसेज में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, कि किसी भी एलिमेंट का लोकेशन आप कैसे बताते हैं। जैसे मैं फिर से आपको एक बार यहां पर बता देता हूं, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। A12 है, A12 का मतलब है कि जो A12 है ये आपका कहां सिचुएटेड है, ये है आपका सिचुएटेड at the intersection of first row and second column। क्लियर है। A12 का मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पर है। क्लियर है ना। चलिए इसी प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का लोकेशन बता सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने बताया था, यहाँ पर आई जो है और जो जे है, ये है आपका, आई को बोलते हैं लोकेशन ऑफ रो, ठीक है, और जे है लोकेशन ऑफ कॉलम। क्लियर है। इसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए कि आपके पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर आपके पास, तो आप इसको लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए थर्ड रो है तो 3 रो और 3 कॉलम होगा, ठीक है ना, 9 एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें। तो देखिए इसको लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है ना, 3 रोज और 3 कॉलम्स। देखिए R1, R2, R3, इसी प्रकार 3 कॉलम्स हैं आपके पास, C1, C2, C3, ठीक है गाइज। तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में
मैट्रिसेज को इस प्रकार से आप लिखते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसको जरा लिखिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का साइन क्या होगा उसकी जानकारी हम लोग करेंगे यहाँ पर। वैसे मैंने आपको साइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका है मैट्रिसेज में। ठीक है ना? तो देखिए जो अगला टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है? कैसे हम लोग एलिमेंट का साइन निकालते हैं डिटर्मिनेंट में, और वही है जो आप मैट्रिसेज में पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, इसलिए यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ। सो गाइस देखिए, साइन के लिए एक रूल होता है, और रूल पहला है कि i प्लस जे का वैल्यू अगर इवन है तो एलिमेंट जो हो जाएगा aij विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बताया था वहां पर। और दूसरा रूल है कि i प्लस जे का वैल्यू अगर ऑड हो गया तो एलिमेंट आई जे जो होगा विल बी निगेटिव। ठीक है? या फिर इस रूल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई प्लस जे के जगह ऐसा भी लिखते हैं, कोई कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि -1 टू दी पावर आई प्लस जे। ठीक है? इतना से आपका साइन निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम अलग से रूल बना देते हैं, और आप दूसरे तरीके से भी एलिमेंट का साइन बता सकते हैं। और इसका जो रूल है देखिए, और ये रूल है इफ, यहां पर इफ aij इज एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट then its sign will be -1 टू दी पावर i प्लस जे। ठीक है ना? इसका साइन क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर i प्लस जे। जो भी वैल्यू आएगा वो आपका उस एलिमेंट का aij का साइन हो जाएगा। चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लेट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, इसका साइन निकालना है। तो देखिए इसमें एक रो है R1 और एक कॉलम है C1। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्चुअली ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का है तो A11 लिख सकते हैं, और A11 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ देखिए साइन ऑफ A11 आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, तो ये 1 हो गया ना? और 1 का साइन क्या है? पॉजिटिव है ना? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ A11 इज पॉजिटिव। क्लियर है? इसी प्रकार आप दूसरा रूल भी यहाँ पर जो हमने सबसे पहले बताया था उसको भी आप दिखा सकते हैं। डायरेक्टली आप निकाल लीजिए i प्लस जे का वैल्यू, और 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये आपका इवन हो गया। ठीक है ना? तो आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ऑफ A11 इज पॉजिटिव। क्लियर ना? इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जो आपको सहूलियत लगे, जिसमें आप जो है ना, जिससे भी आप आसानी से निकाल सके, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है? सो गाइज यहाँ पर जो है आपका
तो देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट का साइन हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगेन लेट कर लीजिए कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में A11 A12 A21 A22 लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि ये जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है और इसके बारे में ऑलरेडी हम मैट्रिसेज में पढ़ा चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्टली निकालेंगे। देखिए 1 + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या है इवन, तो साइन क्या हो जाएगा A11 का पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 क्या है ऑड है, तो A12 का साइन नेगेटिव हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए A21, तो 2 + 1 का वैल्यू हो गया 3, और 3 क्या है आपका ऑड है, तो A21 का साइन नेगेटिव हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ देखिए A22, तो 2 + 2 4 इवन है, तो A22 का साइन पॉजिटिव हो गया। क्लियर है ना? इसी प्रकार से फर्दर अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और ये है आपका, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पर इतना सारा कैलकुलेशन न करके हम डायरेक्टली यहाँ से इसका साइन, इसके एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं गाइस। और देखिए कैसे, A11 है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 क्या होगा पॉजिटिव, 2 क्या है इवन, तो साइन हो जाएगा इसका पॉजिटिव। इसी तरह A12 है तो 1 + 2 3 हो गया, और 3 हो गया ऑड, और ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए A13, तो 1 + 3 4 हो गया, और फिर से इवन हो गया, और इवन है तो साइन पॉजिटिव हो गया। ठीक है? फिर यहाँ देखिए A21, तो 2 + 1 3 ऑड हो गया, साइन हो गया आपका नेगेटिव। A22, तो 2 + 2 4 हो गया, इवन हो गया, तो साइन हो गया आपका पॉजिटिव। यहाँ देखिए A23 है तो 2 + 3 5 हो गया, फिर से ऑड हो गया, तो साइन हो गया नेगेटिव। यहाँ देखिए A31, तो 3 + 1 4 हो गया, और 4 जो है इवन है तो साइन हो गया पॉजिटिव। A32, तो 3 + 2 हो गया 5, और 5 क्या है ऑड, तो साइन हो गया नेगेटिव। और इसी तरह A33, और 3 + 3 हो गया 6, 6 इवन है तो साइन हो गया पॉजिटिव। तो इस प्रकार से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का साइन ये हो गया, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन आपका ये हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन आपका ये हो गया। क्लियर है ना? तो साइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स था और थ्योरी था वो आपका क्लियर हो गया गाइस। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हमने साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग मैट्रिसेज में ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा ही। तो चलिए टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है? डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना मतलब उसकी वैल्यू को निकालना। तो चलिए केस 1 ले लेते हैं हम लोग, और केस 1 में क्या, व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो लेट कर लीजिए। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 1, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A। मैंने कहा था मैट्रिसेज में कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही एलिमेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
एक डिटर्मिनेंट है फर्स्ट ऑर्डर का और इसमें -3 है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा डिटर्मिनेंट है फर्स्ट ऑर्डर का और इसमें वैल्यू एलिमेंट 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट के केस में जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है वही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। क्लियर है ना? चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। केस 2 है गाइस व्हेन सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है तो लेट कर लीजिए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये है आपका A B C D। तो गाइज इसको मैंने एक्सपेंड करने के लिए, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हमने कहा था कि ऊपर से नीचे एरो बनाना है और फिर नीचे से एरो बनाना है ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे वाले एरो को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे से ऊपर वाले एरो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो ऊपर से नीचे वाला एरो है इसको पॉजिटिव, इसमें से नीचे से ऊपर वाले एरो में जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके घटाना होता है। सो गाइस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये हो जाएगा ए में डी से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका AD, और माइनस इसमें B में C से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा AD माइनस BC। ठीक है ना? एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर, चलिए एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं। लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें है 5 3 4 2। ये है हमारे पास सेट जो है ना सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और इसको कैसे इवैल्यूएट करना है गाइस, इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है? तो देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 5 × 2, और -4 में 3 से गुना कर दीजिए तो 3 × 4, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 10 - 12, और वैल्यू हो गया -2। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 3 में। केस 3 में ले लेते हैं व्हेन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो, जब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मैंने कहा था यहाँ पर, हमने आपको बताया था कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ से दो तरीका मैंने बताया था। एक तो हमने सैरस डायग्राम बताया था और दूसरा मैंने बताया था आपको कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैन बी इवैल्यूएटेड along any row और कॉलम। ठीक है ना? किसी भी रो या कॉलम के along आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है? या फिर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट can be evaluated by Syrus डायग्राम। ठीक है ना? या फिर आप साइरस डायग्राम से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है? पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग दोनों ही तरीके से साइरस डायग्राम से और रो और कॉलम के अलोंग इवैल्यूएशन करके आपको मैं दिखाता हूं। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं और पहले हम लोग करेंगे किसी भी रो और कॉलम के अलोंग। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देते हैं इवैल्यूएशन
इवैल्यूएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट along any row or column। ठीक है, चलिए एक लेट कर लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एलोंग R1 के एलोंग कर लेते हैं। देखिए ये R1 है आपका, तो कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका साइन पॉजिटिव होता है, और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा ई एफ एच आई। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट बी, और बी का साइन नेगेटिव होता है, और बी से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये जाएगा डी जी एफ आई। और फिर इसका थर्ड एलिमेंट सी, और सी का साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां से सी से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा डी जी ई एच। और इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये सब के सब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया, तो देखिए इसको इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा ए इंटू ई आई, और फिर इसको इसमें करेंगे तो माइनस एच एफ। ठीक है, और ये माइनस बी हो गया, डी में आई से करेंगे तो डी आई, और जी में एफ से करेंगे माइनस जी एफ। क्लियर, और प्लस सी हो गया, और डी में एच से गुना करेंगे तो डी एच, और माइनस जी में ई से करेंगे तो जी ई। क्लियर, इस प्रकार आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जैसे मान लो कि C1 के लॉन्ग करना है, इसके लॉन्ग करना है, ठीक है, along C1। देखिए तो C1 के लॉन्ग क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, C1 का पहला एलिमेंट A है और A का साइन आपका पॉजिटिव होता है, A से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो E H F I। ठीक है, दूसरा एलिमेंट D है और D का साइन नेगेटिव होता है तो माइनस D हो गया, और फिर इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा B H C I। ठीक है, और तीसरा एलिमेंट G है और G का साइन पॉजिटिव होता है, और G से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा B E C F। ठीक है ना, तो देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। A तो A हो गया, और E में I से गुना करेंगे तो हो जाएगा E I, और माइनस H में F से करेंगे तो H F, और फिर D हो गया, और यहाँ देखिए D में I से गुना करेंगे तो हो गया B I, और माइनस H में C से करेंगे तो H C, और प्लस G इंटू, और यहाँ देखिए B में F से गुना किया तो हो गया B F, और माइनस E C। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो एलिमेंट का साइन। ठीक है ना, पहले उस रो या जो भी रो और कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे, पहले उस रो के एलिमेंट्स को लिखेंगे विथ साइन। ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे, उस एलिमेंट से पास होने रो कॉलम को हटा देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा, और एग्जांपल में ले लेते हैं, लेट कर लीजिए एक एग्जांपल, और ले लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है अपने पास 1 0 3 और 2 3 0, और यहाँ पर देखिए 0 4 5, ये हमने ले लिया है एक डिटर्मिनेंट। और अब इसको इवेल्युएट करेंगे हम, किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग R1 के लॉन्ग ही करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, तो R1 का जो पहला एलिमेंट है 1, और 1 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 3 0 4 5। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है 2 का साइन नेगेटिव, 2 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा
0 3 4 5, ठीक है। और फिर तीसरा एलिमेंट 0 है तो 0 इंटू और 0 से पास उन रो कॉलम को हटा दीजिए तो 0 3 3 0, ठीक है। अब देखिए जरा 3 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 और 4 में 0 से करेंगे तो हो गया 0। तो ये हो गया आपका 15 माइनस 0, 15 और इंटू 1, ये हो गया 15। और यहाँ देखिए 0 में 5 से गुना किया तो हो गया 0 और 3 में 4 से किया तो हो गया 12, ठीक है ना। तो 0 में से 12 को घटाएंगे तो -12 और -12 को -2 में गुना करेंगे तो +24, ठीक है ना। -12 को -2 में गुना करेंगे तो +24, क्लियर। और यहाँ देखिए +0 है और 0 में आप यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे जो भी वैल्यू होगा इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो गाइज ये हो गया 15 में 24 को आप जोड़ते हैं तो ये आपका 39 हो गया। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। और ये मैंने कहा था ये लॉन्ग R1 था, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग ऐसा करते हैं ये लॉन्ग C2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्ग C2, तो देखिए C2 के लॉन्ग जब करते हैं आप तो C2 आपका कौन सा है, ये वाला है ना। तो देखिए C2 के लॉन्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए पहला एलिमेंट 2 है और इसका साइन नेगेटिव होता है और 2 से पास रो कॉलम को हटा दीजिए तो 0 3 और 4 5 हो गया। दूसरा एलिमेंट इसका हो गया 3 और 3 का साइन पॉजिटिव होता है और 3 से पास रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1 3 और 0 5। और तीसरा एलिमेंट इसका 0 है और इसका साइन नेगेटिव और इससे पास रो कॉलम को हटा दीजिए तो 1 0 और 0 4, ठीक है ना। देखिए ये हो गया -2 और यहाँ 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो गया और 3 में 4 से करेंगे 12 तो 0 - 12 जो हो जाएगा -12 और -12 में -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +24, ठीक है ना। -2 इंटू -12 हो जाएगा +24। और फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 1 में 5 से गुना किया तो 5 हो गया और 3 में 0 से गुना किया तो हो गया 0। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो गया और 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और फिर गाइस यहाँ पर 0 है और इसके अंदर इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा। तो गाइस 24 और 15 को जोड़ेंगे तो फिर से 39 आ गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर R1 के लॉन्ग किया, यहाँ C2 के लॉन्ग किया। आप इसी तरह से इसको C1 के लॉन्ग भी करके देख सकते हैं या R2 के लॉन्ग, R3 के लॉन्ग, किसी के भी लॉन्ग करके देखेंगे वैल्यू सेम आएगा। सो गाइस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो, उसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, उसे आप इवेलुएट कर सकते हो। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग साइरस डायग्राम से कैसे इवेलुएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेट कर लेते हैं ABCDEFGHI, ठीक है ना। और इसका जो रूल कहता है, साइरस डायग्राम के जो रूल्स हैं और वो क्या है, पहला रूल है कि सबसे पहले तीनों रो को आप लिख दीजिए। तो देखिए ABCDEFGHI तीनों रो को आप लिख लीजिए। फिर दूसरा रूल क्या है कि ऊपर से 2 रो को नीचे आप रिपीट कर लीजिए। तो ABCDEF, ठीक है। फिर अब आपको डायगोनल बनाना है तो ऊपर से नीचे 3 डायगोनल बनाना है आपको। इस तरह से ऊपर से नीचे 3 डायगोनल बना लो। फिर नीचे से ऊपर 3 डायगोनल बनाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर G, इसको करेंगे AEI, ये हो गया AEI गुना करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा DHC और फिर ये हो गया आपका GBF, ये ऊपर से नीचे वाले डायगोनल थे,
इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आप क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और इसको क्या मान लेना है, p मान लेना है। ठीक है, नीचे से ऊपर वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहला डायगोनल में है GEC, तो ये हो जाएगा GEC। दूसरे डायगोनल में एलिमेंट्स है AHF और तीसरे डायगोनल में एलिमेंट्स है DBI। ठीक है, नीचे से ऊपर वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इनको भी ऐड कर दीजिए और इसको मान लीजिए आप n। ठीक है, तो सैरस बोलते हैं देन डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा p माइनस n। क्लियर है, ये आपका सैरस रूल था। डायग्राम की मदद से आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब उसी एग्जाम्पल को जो हमने अभी निकाला था, ठीक है ना, उसी एग्जाम्पल को हम लोग सैरस डायग्राम से निकाल कर देखते हैं। अगर वैल्यू वही आता है तो हम कह सकते हैं कि चाहे आप रो या कॉलम के अबाउट या अलोंग आप एक्सपेंड करो या इवैल्यूएट करो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को, या फिर आप सैरस डायग्राम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमेशा सेम ही होगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर एग्जांपल वही है जो पिछले टॉपिक में था एग्जांपल, ठीक है ना, उसी एग्जांपल को लिया है हमने। चलिए यहां पर क्या करना है कि पहले तीनों रो को लिख लीजिए। तो पहला रो है आपका 1 2 0, दूसरा रो है आपका 0 3 4 और तीसरा रो है 3 0 5। फिर क्या करना है, ऊपर से दो रो को नीचे रिपीट कर दीजिए। 1 2 0 हो गया और 0 3 4 हो गया। क्लियर। अब आपको डायगोनल बनाना है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। देखिए इस तरह से डायगोनल आपको फॉर्म कर लेना है। पहले ऊपर से नीचे वाले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो देखिए 1 इंटू 3 3 इंटू 5 15, ये हो गया 15। 0 इंटू 0 इंटू 0, ये हो गया 0। 3 इंटू 2 6 और इंटू 4 24। क्लियर है। इनको आप जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ देंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा 39 और ये आपको p मान लेना है। क्लियर ना। चलिए अब इधर करके देख लेते हैं हम लोग। 3 नीचे से ऊपर वाले डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं, 3 इंटू 3 इंटू 0, तो 0 हो गया। फिर 1 इंटू 0 इंटू 4, तो फिर से 0 हो गया। और 0 इंटू 2 इंटू 5 फिर से 0 हो गया। 0 प्लस 0 प्लस 0, जब इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा और ये वैल्यू आपका n हो गया। सो गाइस सैरस कहते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा p माइनस n और p का वैल्यू कितना आया था 39 और n का वैल्यू आया था 0। तो 39 माइनस 0 करेंगे तो 39 आ गया। ठीक है गाइस। तो हमने क्या देखा कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को चाहे हमने रो के अलोंग एक्सपेंड किया या फिर उसे कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया या फिर उसी को हमने सैरस डायग्राम से एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू निकाली तो हमने देखा वैल्यू सेम है। तो ये आपके कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे, जिसे आप आसानी से कर सके, आप वैसा करके थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो लेक्चर था ओवरऑल डिटरमिनेंट का बेसिक था। ठीक है ना। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि फ्रेशली नया चैप्टर शुरू करना था इसलिए इसको मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दिया। आप एक बार इसको जस्ट रिवीजन के तौर पे एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसका एप्लीकेशन और भी बहुत सारी बातें जो अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। तो गाइस चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। और आप भी जो है बुक्स में क्वेश्चन ढूंढ कर करेंगे। जो आज का लेक्चर हुआ है इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, मतलब इवैल्यूएट करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने पर जो भी क्वेश्चंस है आप बुक्स में ढूंढ कर बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए
एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो जरा 0 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा कि 60 होगा। तो देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10, 30, एलिमेंट्स है इसमें 2, 6, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो मैंने गाइस कहा था कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 60, और माइनस 30 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 60। तो 60 माइनस 60 कितना हो गया, 0। तो गाइस इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस इवैल्यूएशन पर छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बुक्स में 2, 3, 4 जितने भी बुक्स आपके पास पड़े हैं उसमें से ढूंढेंगे, और वो सिर्फ एक्सपेंशन बेस्ड जो है ना, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है बिना प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन करेंगे आप, करेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया है, इसके एलिमेंट्स है x3, 8, 3, और इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 8 होगा, 24 होगा या 10 होगा। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है आपका x3, 8, 3, और इतना इज इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए 24 को इस तरफ लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 24 हो गया, और 3 से 24 8 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज x का वैल्यू आपका कितना हो गया, 8। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और x की वैल्यू हो जाएगी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपके पास 2 डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों इक्वल डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अभी आप मैट्रिसेस पढ़कर आगे आए हैं, कहीं ये कंसेप्ट न यूज करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा विद्यार्थी की कॉपी में मैंने देखा है स्पेशली कि वो करते क्या है कि मैट्रिसेस की तरह कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये काम आप कतई नहीं करेंगे, ठीक है ना। डिटरमिनेंट में इवैल्यूएट करके आपको x का वैल्यू निकालना है, न कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके निकालना है। ओके, चलिए तो यहां से देख लीजिए जरा। अब LHS वाले साइड को 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो -20 हो गया। और RHS वाला में देखिए 2x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और 6 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। क्लियर है। क्या करेंगे, सारे नंबर्स वाले एक तरफ कर देंगे हम लोग। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि 2x² इज इक्वल टू, और 2, और यहाँ देखिए 2 -20, और इधर से 24 को इधर ले जाएंगे तो +24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 और +2 हो गया 26, और 26 में से 20 घटा लेंगे तो आपका बचेगा 6। तो आपके पास गाइस बच गया क्या, 2x² इज इक्वल टू 6, और 2 से 6 घटाएंगे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो गया x² इज इक्वल टू 3, और स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू ±√3। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार x का वैल्यू निकल गया, और ये वैल्यू ±√3 के बराबर है। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और वो वैल्यू है +√3 जो कि x का वैल्यू है। ठीक है गाइज, चलिए उतार लीजिए इसको, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और मैंने जितना कहा है वो आप जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो लिख लो इसको, चलिए लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।